हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ RUHS के जो आपके 2016 का जो पेपर आया था फिजिक्स का, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पेपर सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, आपके जो सिलेबस में है केवल 12वीं फिजिक्स की मैं बात करूँगा यहाँ से, तो केवल 12th के ही आएंगे आपके। ठीक है, 12th के भी आपको कौन कौन से टॉपिक पे देखना है जो मैंने क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कोई टॉपिक को छोड़ सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा दिमाग में बैठ नहीं रहा, तो पहले मैं आपको 12th 12वीं की जो RUHS के लिए सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा ऑप्टिक्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स बोले तो क्या बेटा? प्रकाश की ऑप्टिक्स। उसमें भी कौन सा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है वेव और एक होती है रेव, है ना। प्रकाशिकी कहते हैं इसको। इसके अंदर भी आपके जो मैंने देखा है मोस्टली जो रे वाली है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेव वाले में आपको क्या केवल थ्योरी देखनी है किसकी? YDSC की। आपको थ्योरी देखनी है किसकी? देखनी है YDSC की, यंग डबल स्लिप्ड एक्सपेरिमेंट। इसकी थ्योरी देखनी है और रे पूरा पूरा आपको आना चाहिए। रे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी आपके मैं पहले बोल देता हूँ TIR है, आपके TIR है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस है, मिरर है, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप ऑप्टिक्स के दोनों ही चैप्टर को, इस पर भी पहले आपकी बात करें बेटा, रे को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप ऊपर थ्योरी और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी आए हैं, ऐसा मत सोचना कि न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसके अंदर जो आपके ना टेलीस्कोप, उसको भले आप छोड़ सकते हो, बाकी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने ऑप्टिक्स की बात करी। सेकेंड अपना ये 12 सेकेंड बुक की बात की। इसके अंदर दूसरा आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्या बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके आता है परमाणु। क्या आता है बेटा? परमाणु। और क्या आता है आपके अंदर? आपके ड्यूल नेचर। ठीक है, और क्या आता है आपका बेटा? ड्यूल नेचर के बाद आपके सेमीकंडक्टर। ठीक है, ड्यूल नेचर का मतलब द्वैत प्रकृति। सेमीकंडक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप इसको छोड़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्धचालक कहते हैं, अर्ध चालक। ठीक है, आपका एटम, ड्यूल नेचर, सेमीकंडक्टर, एक आपके बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स भी आती है इसमें। एटम तो आ गया, उसके अंदर आपके न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोल लेते हैं, जिसके अंदर डिके विके वो सब चीज़ें भी है। सेकंड बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट बुक के। मैं फिर कह रहा हूँ, सेकंड बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट बुक के। और फर्स्ट बुक के अंदर आपको जो चैप्टर है, जो आपको मालूम है, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है, करंट वाला, इनको तो स्किप आप कर ही नहीं सकते। करंट वाला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, संधारित्र, धारा, संधारित्र, धारा, चुंबकीय क्षेत्र। इनके अंदर बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उसमें तीनों पार्ट आते हैं, ध्यान रखना। आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी आता है, इंडक्शन भी आएगा इसके अंदर। क्या आएगा बेटा? इंडक्शन, प्रेरण भी आएगा। इन सब के अंदर मेनली जो पूछी गई है वो फॉर्मूला पूछा गया है और विमा पूछी गई है, डायमेंशन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? ये इस पर इंपॉर्टेंट रखता है। AC भी आपका इंपॉर्टेंट रखता है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इन शॉर्ट आप 12वीं का कोई सा भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर भी मैं जो बता रहा हूँ, जो मेन चैप्टर है, जो मैंने बताया आपको, 12th बुक जो है, 12th की जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट के। तो इस चीज़ से मैं कहता हूँ फोकस सेकंड बुक पे रखिएगा ज़्यादातर, तो आपको जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से अपने प्रश्न आए हैं उसको अपन शुरुआत करते हैं। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन है, 2016 का पेपर है ये।
हाँ ये पीछे पीछे जा रहे हैं अपन इसको, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये था अपना पहला प्रश्न, क्या है देखिए एक बार। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके देखते रहो अभी। हाँ ये आया आपका पहला क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स के जो 2016 पेपर की बात करते हैं, इसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। तो पहला क्वेश्चन इसको देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक कांच के गुटके जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है, एक प्रकाश की किरण दूसरे सतह पर 45 डिग्री के कोण से गिरती है। अपवर्तन के बाद यह परिलक्षित यानी कि आपके मतलब अंत दूसरे माध्यम हो जाती है, फिर उससे क्या है राह से वापस चली जाती है। गुटके का अपवर्तन कोण आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो गुटके का अपवर्तनांक कितना होगा बेटा, क्या है देखो। एक और बात, RUHS ने पेपर हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है। आप इंग्लिश का देखना, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि पेपर में एरर है, हिंदी में कुछ और होता है और इंग्लिश में कुछ और होता है। तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे, इंग्लिश का पहले देखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों ही आप पढ़िएगा, हिंदी में क्या कह रहा है और इंग्लिश में क्या कर रहा है। ऐसा मैंने कई बार देखा और जिसके कारण आपके ऑप्शन हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रीड द पेपर क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज, दोनों में सेम मीनिंग निकला है। और प्रायोरिटी किसको देनी है, इंग्लिश वाले को देनी है, हिंदी वाले को प्रायोरिटी नहीं देनी है। फिर इसमें क्या पूछा गया आपको, देखो आप मेरी बात सुनो, मैं आपको ये यहाँ से बताता हूँ कि ये आपका एक सरफेस है, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे आती है यानी आपतित किरण आई और ये आपका क्या है अभिलंब है, ये क्या है बेटा अभिलंब है। और यहाँ से ये क्या हो गई बेटा परावर्तित हो गई। तो यहाँ आपतित कोण जो है प्रश्न अनुसार अपने को कितना दे रखा है बेटा 45 डिग्री का, और ये वाला आपको कोण कितना दे रखा है आपको दूसरा 30 डिग्री का। आपको इसका माध्यम पूछा गया है आपसे, तो अपन जानते हैं स्नेल लॉ से, किसका नियम से, बाय स्नेल लॉ के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। क्या है स्नेल का नियम, μ1 sin I μ2 sin R, हाँ या ना। तो μ1 आपको सीधी सी बात है कहाँ से आ रहा है बेटा, एयर से आ रहा है। एयर का क्या μ1 कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। μ1 कितना है हवा का 1। ये साइन आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यही अपना आई है, आई कितना दे रखा है बेटा 45, और दूसरा जो एंगल दे रखा है ये आर होता है। तो ये साइन 45, μ2 हमारे को निकालना है, और ये साइन आर ये हमारे को कितना दे रखा है बेटा 30 दे रखा है। साइन 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/√2 होती है, ये μ2। साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2 होती है। तो बेटा ये इसके मल्टीप्लाई में है, ऊपर भेज दो इसको, 2/√2 बराबर μ2, इसको काटोगे बेटा कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो √2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ये है आपका, ये करेक्ट है, बाकी सारे क्या है गलत है। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है। रिफ्रैक्शन पे आपको देखा, अपवर्तन पे क्वेश्चन था ये स्नेल नियम का। क्या होता है स्नेल का नियम, μ1 sin I1 μ2 sin R, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आपतित कोण, और R का मतलब परावर्तित कोण। बात समझ में आई, बेसिक, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सीधा जब आप बुक का चैप्टर खोलते हो तो आपको पहला या दूसरा पेज पे सीधा ये फॉर्मूला दिखता है, सीधा वहाँ से उठा के आपसे पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमेशा आसान आता है, आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मेहनत की है तो बेटा क्वेश्चन आप कर लोगे, और फिजिक्स तो आसान ही होती है। अब वो ऐसा नहीं होता कि आपको टफ क्वेश्चन आएंगे, आधी थ्योरी आधे न्यूमेरिकल भी 1-2 बार आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। तो हमेशा मोटिवेट रहे बेटा ना, डरे नहीं कभी देख के। अब ये पूछा गया है कि मिरर फॉर्मूला जो अपना होता है, आपको मालूम है ना मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला आपके हैं 1/v + 1/u 1/f, और ये आपसे पूछा गया है ये कब एप्लीकेबल है। देखो मेरी बात सुनिएगा, मिरर फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जो आपके जो मिरर है उसके जो एपरेचर है, एपरेचर की बात करें तो बेटा क्या बेटा द्वारक जो होता है वो बहुत क्या हो छोटा हो, बहुत बड़ा होगा तो अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अंदर थ्योरी वाली बात है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा, बाकी सब बातें मायने नहीं रखती जब गलत है, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन को पढ़ें, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। देखा आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आए हैं और बेसिक क्वेश्चन आए। आपको एप्लीकेशन पूछी है कि आपके सीधे पूछा गया कि आकाश का नीला कलर किसके कारण होता है। तो ये तो बेटा 9वीं 10वीं वाला बच्चा भी जानता है, तो आप तो जानते ही होंगे। तो बेटा आकाश का नीला कलर होता है स्कैटरिंग के कारण, किसके कारण, आपके
आपके स्कैटरिंग के कारण होता है। स्कैटरिंग का ऑप्शन देखो इसके अंदर कहाँ है, जहाँ आप स्कैटरिंग होती है, जो लाइट है वो बिखर जाती है। तो आप ऑप्शन में देखो, सूर्य से हवा के अणुओं का नीले प्रकाश का बिखरना, बिखरना मतलब स्कैटरिंग। तो वर्ड आप देखो स्कैटरिंग, बाकी सब नहीं होता है, चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल्स ये सब जो दे रखा, हवा में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन नहीं होता, ये बात नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो अपना सही होगा। प्रकाश का नीला कलन जो होता है वो अपने स्कैटरिंग के कारण होता है। बात समझ में आती है ना आपको? बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखो बेटा, फिर से पूछा आपको मिराज होने का क्या कारण है। मिराज बेटा, आपको मृग तृष्णा की बात हो रही है। मैंने आपको बोला मिराज, मिराज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानो। देखो मिराज का मतलब अपन मैंने बताऊं यहाँ से, देखो क्या होता है आपके, देखो गर्मी के जो टाइम होता है, अपना जो माध्यम है ना वो ऊपर में बहुत, आपका क्या नीचे डे आपको जाता है, हवा ऊपर उठती रहती है। तो आपकी जो किरण है वो एक माध्यम से ऐसे घूमती हुई जाती है। देखो कभी यूँ आई, फिर यहाँ से नॉर्मल बना, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे ही नॉर्मल बना, फिर ये ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे यूँ बना, और इस तरह से ही चलती जाती है। बात समझ में आ रही? और उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट को कि ये रे जो है यहाँ से आ रही है, जब वो देखता है तो यहाँ से आ रही है, और उसको ये क्या लगता है, ये पानी जैसा लगता है। ये क्या लगता है उसको, ये पानी जैसा लगता है। तो ये सब जो होता है उसी माध्यम में आती है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में आती है। ये होता है बेटा TIR के कारण होता है। किसके कारण होती है बेटा? TIR के कारण होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मिराज होता है। और TIR के क्या अनुप्रयोग है बेटा? और इसका अनुप्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब देखो सिग्नल भेजने के लिए भी हम इसी का यूज़ करते हैं। TIR माध्यम से टकरा के उसी मीडियम में चली जाती है। तो ये भी हमारे को दिमाग में होना चाहिए। प्रिज्म का भी पीछे भी यही कारण है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, आपको जो एप्लीकेशन है जिसकी उस पर ध्यान रखना है कि, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं कि इसके कारण, किसके कारण क्या होता है, किसके कारण क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। आपको दे रखा द साइज ऑफ इमेज, देखो अगेन वापस वही ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है, लगातार उसी के आ रहे हैं। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी एज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 1.6। बेटा क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपको ये इन्फिनिटी पे इसकी जो इमेज बनती है उसकी साइज आपको कितनी दे रखी है, 1.6 है। कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रखी है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया होगा, उसके फोकस पे। इसकी फोकस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 30। इसकी 30 कितनी रखी है, यानी कि यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो रखा वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पे रखा गया होगा। फिर क्या बोला गया है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वो इसके बीच में रखा गया है। देखो इसके और इसके बीच में रखा है, कितनी डिस्टेंस पे, 26 सेंटीमीटर पे। तो इसको आप यहाँ रख लो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से डिस्टेंस कितनी मिल गई आपको, 4। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और इसकी आपको फोकस कितनी पूछी गई आपसे, इसकी फोकस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 20। आपसे पूछा गया है जो फाइनल इमेज बनेगा उसकी साइज क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरी बात सुनो, अब आपको फाइनल इमेज जो बात करी हम इसकी बारे में बात करने वाले। तो यहाँ से ये देखो टोटल ये डिस्टेंस 30 थी, अब आपको इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 26। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके, जो u है यहाँ से इतना ही है, तो ये जिसके लिए u कितना हो जाएगा, +4। हाँ कितना, सीधी से अपन जानते हैं बेटा, किसकी बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो इसके लिए u इस साइड में अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन रूल हमारे को पता होना चाहिए तब ये बैठेगा। और इसका f क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पे u क्या है आपका, u है +4 और f क्या है, -20। तो अपन सॉल्व कर लें बेटा, ये 1/v, ये -1/4 और ये -20 ले लिया। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस का उधर ट्रांस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू 1/4 -1/20। एलसीएम क्या आ जाएगा, लसअप क्या आ जाएगा, 20। ये 5 बार, ये 1 बार, 4/20, ये से कट गया 1/5। यानी कि आपको इमेज की वैल्यू कितनी आई, प्लस की आई 5। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, शेप पूछा गया है। आपसे बेटा क्या पूछा गया है, शेप पूछा गया है। अरे आपसे बेटा क्या पूछा गया है, शेप पूछा गया है। तो मेरी बात सुनिएगा, साइज क्या होता है, हम बात करते हैं साइज की, बात करते हैं साइज हमेशा है v/u और ये क्या होता है h0/hi। सीधी सी बात है। तो अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू है ये 5, ये है 4,
एच नॉट हमारे को पूछा है। एच आई की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे को कितनी दे रखी है बेटा? एच आई की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे को कितनी दे रखी है? देखो ध्यान से, सीधी दे रखी है 1.6। कितनी दे रखी है हमारे को बेटा? 1.6 दे रखी है। लिख दूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ से, 5/4 इंटू 1.6 और ये एच, और जो भी आपको पूछा गया तो इसको हटाओ। ये से कितनी बार? 4 बार, ठीक है। और ये से कितनी बार? 2 बार, 2। तो आपको एक्चुअल साइज कितनी हो जाएगी बेटा? 2। साइज कितनी हो जाएगी? 2। तो ऑप्शन में आप देखो अपने कौन सा सही है इसमें। देखो 2 कहाँ पे दे रखा है? सी, ये है। कौन सा दे रखा है आपका? सी। RUHS के खाइड में यहाँ पे 2.4 दे रखा था, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब RUHS पता नहीं ऐसा क्यों करता है कि जो चीज़ों को है जो सही आ रहा है उसको रॉन्ग दे रहा है, फिर बाद में इसमें किसी ने पॉइंट आउट किया होगा, बाद में सही कर दिया गया होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट सही आंसर है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, चीज़ें समझ में आएगी होगी आपके हिसाब से। तो आपने देखा ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एटम से बेस्ड है। अगर आपने इसे फिजिक्स ना भी पढ़ी हो तो केमिस्ट्री से अगर आपने पढ़ी है तो भी आपसे हो जाएगा। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री आपने जो इलेक्ट्रॉन की होती है ग्राउंड स्टेज पे जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ग्राउंड स्टेज की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या नेगेटिव एनर्जी होती है इसका मतलब इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है? बिल्कुल होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होगी? प्लस का आएगा। और आपकी बात करते हैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जिसका आपको मालूम है पोटेंशियल कितनी होती है, जितनी ये होती है उसका मोड लेना पड़ता है, उसका मतलब जो है वही साइन होता है, सेम है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज फाउंड टू बी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है? वो बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन बाध्य है। ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सब दे रखा है, यह ऊर्जा क्षमता के अंदर निहित है। दिस लाइज इन द पोटेंशियल एनर्जी वेल, ये ऐसा नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और आपके काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली वाली बात गलत है। इट लाइज आउटसाइड द पोटेंशियल एनर्जी, ये बात भी गलत है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाध्य है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला करें, बहुत आसान। पढ़िएगा बेटा क्या बोल रखा है इसके अंदर, पढ़िएगा। इन सेमीकंडक्टर डायोड द रिवर्स बायस करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सेमीकंडक्टर में जो बेटा डायोड होता है, जो आपका क्या होता है बेटा? डायोड। तो आपको मालूम है डायोड जो होता है 2 बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड होती है और एक रिवर्स होती है। डायोड का सिंबल ये होता है कि नहीं होता है? इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। अगर यहाँ प्लस दिया है और यहाँ माइनस दिया है तो ये फॉरवर्ड है, और अगर मान लो उल्टा कर दिया है आपने, यहाँ प्लस दिया और यहाँ माइनस किया है, ये रिवर्स है। या यूँ कह सकते हैं यहाँ का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है और यहाँ का वोल्टेज कम है तो फॉरवर्ड है, यहाँ का वोल्टेज कम है और यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है तो ये रिवर्स है, ये बात है। अब इसमें करंट की बात हुई है, रिवर्स बायस के अंदर करंट बेटा तभी फ्लो होता है जब वो हीट के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, और दूसरा जो मेन कारण है जो माइनॉरिटी कैरियर चार्ज है वो भी इसका रीजन रहता है। दोनों ही बातें हम ऑप्शन में देखेंगे क्या दे रखा है। पहला दे रखा है थर्मल एनर्जी, हाँ ये बात तो सही है। ओनली वाला देखेंगे अभी, केवल परमाणु के इम्प्योरिटी के कारण, इम्प्योरिटी मेजॉरिटी चार्ज होता है। फिर डिक्रीज द करंट ओनली, केवल धारा में कमी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थर्मल जाए परमाणु की अशुद्धता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट करेक्ट है, तो अपन ए पे जाएंगे। सीधी सी बात है, हीटिंग इफेक्ट होता है तभी इसमें ब्रेक डाउन होता है, तभी इसमें रिवर्स करंट फ्लो होती है। और रिवर्स करंट फ्लो का कारण क्या होता है? आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है। अगला फिर देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm 4 ohm आर कनेक्टेड इनटू अ बैटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको क्या दे रखा है? 2 और 4 ओम के जो आपको दे रखे हैं, आपको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, सीधा जोड़ा है, सीरीज ही होगा। पूछा क्या गया? एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, समान धारा प्रवाह होगा जब श्रृंखला में जुड़े हो। बिल्कुल सही बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान क्या होता है? समान ही होता है। आगे क्या बदला? एक ही ऑप्शन सही होता है। फिर बोला विभवांतर अलग अलग जब समांतर क्रम नहीं, समांतर क्रम होता है तो विभवांतर क्या होता है? समान होता है। हमने पढ़ रखा है बेटा ये सब, ना का थ्योरिटिकल चीज़ें भी आती है। क्या होता है बेटा? समान होता है, सेम इक्वल होता है। फिर क्या पूछा गया? उनमें विभवांतर बराबर जब सीरीज में आपकी सीधी सी बात है अलग अलग होता है। समान धारा प्रवाह होगा जब समांतर, बिल्कुल गलत बात है। केवल ऑप्शन ए ही सही है। जब रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ते हो एक और दूसरे को, तो करंट आपकी सेम होती है, वी आपका सेम नहीं होता है।
ये इसकी खास बात है। और मैं आपसे पूछता इसका कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, क्या आप बता सकते हो? हैं कमेंट में बताइएगा बेटा। इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा 2 + 4 करें सीरीज में 6 हो जाएगा। सीधा जोड़ना है R1 + R2। मैंने ये आंसर दे दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? ये किरचॉफ के नियम पे आधारित है। तो बेटा जब मैंने क्लास ली थी मैंने आपको बताया था किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक है बेटा करंट लॉ, एक है वोल्टेज लॉ, KVL और KCL। KVL जो है करंट वोल्टेज लॉ वो एनर्जी पे बेस्ड है। KCL जो है किरचॉफ करंट लॉ वो आपके चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। KCL के अंदर आपके एक जंक्शन पे टोटल करंट जो होती है एल्जेब्रिक सम करके निकालोगे, एट दी जंक्शन जितनी करंट आ रही है जितनी जा रही है बराबर होगी। और KVL के अंदर एक पूरे क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप या विभवांतर जो होता है वो बेटा क्या होता है? शून्य होता है। ये 2 नियम है। हमको प्रश्न पढ़ना है, देखना है कि कौन सा नियम इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज नॉट जीरो। क्या बोला गया? शून्य नहीं है। ये गलत बात है, शून्य होती है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे इसमें, किसी भी बंद सर्किट में आसपास संभव परिवर्तन के बीजीय योग शून्य से कम है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप, नहीं वो भी होता है, शून्य से कम पूछा गया, नहीं बेटा शून्य होता है। नियम क्या है? करंट जो होगा I = 0 होगा और वोल्टेज जो होगा वो भी आपका 0 होगा। लेकिन इसके अंदर हमारे को क्या बोला गया है कि 0 नहीं है, तो ये बात गलत है और ये बात भी गलत है। अगला देखो, एक बंद सर्किट में एक जंक्शन पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, सही बात है। एक क्लोज जंक्शन में आपके धाराओं का बीजीय योग बेटा शून्य होता ही है, यही आपके किरचॉफ का पहला नियम है। अगला क्या बोला गया? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेशों के समर्थन नहीं करता, गलत बात, करता है। हमारा उद्देश्य बेटा एक ऑप्शन सही करने से नहीं है, इसके आसपास 4 ऑप्शन को भी देखना होता है, क्योंकि जरूर थोड़ी है जो क्वेश्चन हमको पिछले एग्जाम में पूछा गया वही सेम पूछा जाए, उल्टा पूछ सकते हैं, तो हमको सब आना चाहिए। और मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ बेटा, विजय एजुकेशन ऐप द्वारा हमने पूरी कोशिश की है कि आपका जो बेटा पेपर पैटर्न है उसको टच किया जाए और आप आराम से पेपर को क्लियर कर ले और जो आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। बस आप चीज़ों को देखते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें, हार नहीं माने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है क्वेश्चन? फिर बोला गया 2 कंडक्टर है, कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कंडक्टर है, दोनों में करंट आपके विपरीत दिशा में, एक यूँ है और एक ऐसा है। चलो ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो आपको मैं बताता हूँ इसमें कैसे करना है। अब जैसा दे रखा है वैसे अपन पढ़ते हैं। इसके कारण यूँ जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना? इधर बना। और अगर हम बात करें राइट हैंड, इसके कारण जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना? इधर बना, ठीक है। अब किसी एक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपने को लॉजिकली फोर्स की बात करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ होता है, ठीक है। ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, हालांकि मैं शॉर्टकट भी है, फिर बात करेंगे। तो वायर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब आपका देखो FBI, तो आपका B का है अंदर परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, और करंट कहाँ जा रही है आपके? देखो इस चीज़ को समझिएगा, ये इस तरह से लो और करंट को इधर देखो, आप मेरी बात सुनिएगा। अपने लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेते हैं? FB बाहर ले लिया और करंट को यूँ ले लिया, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड को FB ये बाहर ले लिया, करंट यूँ ले लिया। देखो थंब मेरा कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, क्लियर, सही है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है क्रॉस के हिसाब से, ये कैसे कहना चाह रहा है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके? अंदर की ओर है, और करंट कहाँ जा रही है? देखो आप, इसके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर, ये FBI अंदर की ओर, करंट क्या है? नीचे। यहाँ से भी ये कहाँ जा रहा है? देखो चीज़ों को समझो आप इस चीज़ को, ये यूँ था, ये यूँ था, तो ये दूसरे से दूर जा रहे हैं, पास नहीं आते। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया था, जब आपके 2 के अंदर आपके सेम करंट में फ्लो होगी, सेम होती है। तो देखो मेरी बात सुनिएगा, इसके कारण जा रहा है, ये क्या जा रहा है? यहाँ बनेगा क्रॉस, और इसके कारण ये जा रहा है तो ये क्या बनेगा? डॉट। समझ रहे हो? सेम आती है तब इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, अगर अपोजिट आएगी तब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो सीधी धारा फ्लो होगी, सेम में आएगी अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है? अपोजिट दे रखा है, तो क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। 2 कंडक्टर बीच में आकर्षण होगा? नहीं होगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की ताकतों का जोड़ होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इसमें जोड़ होगा। देखो अलग अलग आ रहा है, देखो एक में डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। कोई बल उन दोनों के बीच में कार्य नहीं करेगा? करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन RUHS ने क्या कर रखा है? ऑप्शन ए करेक्ट दे रखा है, जो कि गलत है। आप NCERT की बुक में देखना, अगर करंट समान दिशा में जाती है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है?
अट्रैक्शन होता है, समान हो तो, अपोजिट हो तो नहीं। तो अगेन ये बेटा पॉइंट आउट, वो गलत दे देते हैं, फिर बाद में कोई आपत्ति करता है, फिर बाद में उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी होती है बेटा, देखो मेरी बात सुनिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। फ्लक्स डेंसिटी अगर फ्लक्स में पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो ना, तो ये आपको बी मिलता है। और इसकी होती है बेटा क्या होती है, टेस्ला। इसकी क्या होती है बेटा, टेस्ला। तो हम चारों में देख लो टेस्ला कौन सा है, ये आपका आंसर है। जूल एनर्जी की होती है, फेरेड कैपेसिटेंस की होती है, कूलम्ब्स आपके चार्ज की होती है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ला आ गया। अगला क्या पूछा गया, अगेन बेटा किससे आया है, ये सेमीकंडक्टर से। क्या पूछा गया, नैंड गेट। नैंड गेट नाम से बताओ, देखो साफ दिखता है नैंड गेट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, इन दो गेट के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है। एंड गेट कैसा दिखता है आपको मालूम है, एंड गेट यूँ दो टर्मिनल होता है, ये एंड गेट है। नॉट गेट कैसा होगा, ऐसा करके यूँ इस तरह से। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, ये आपका नैंड गेट हो गया। अब देख लो इसमें एंड और नॉट, ये नहीं, नॉट और ये नहीं, एंड और नॉट, ऑप्शन सी आपका सही है। बस पता होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखें बेटा, हाँ नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंसेप्चुअल पूछा गया है, आपको एक सर्किट दे रखा है। मैंने आपको बोला था बेटा कि करंट के चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे आते हैं, और हमने ये कराए भी हैं, तो आप देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आपको जिसके अक्रॉस पूछा गया, जो परपेंडिकुलर ब्रांच है, जो परपेंडिकुलर ब्रांच है, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होते हैं। ये जो पॉइंट क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल होती है, कंसेप्ट है, ठीक है। जब सर्किट इस तरह से दे रखा होता है तो ये इक्वी पोटेंशियल होते हैं। वीसी बराबर वीजी होता है, एंड वीएच बराबर वीडी होगा, ठीक है। आपको जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया, अगर उसके कोई परपेंडिकुलर ब्रांच है और सर्किट पूरा सिमेट्रिकल है, तो उस परपेंडिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है, ये सिमेट्रिक है। तो अब आपका सर्किट क्या होगा, उसको हटा देंगे। अब आप देखो बहुत आसान है, ये यूं, ये ऐसा, ये ऐसा, चौथा वाला भी, ये चार ले लिया बाउट के, अंदर वाला ये देखो ये आएगा, ठीक है। इसमें कनेक्ट है नहीं, तो ये एक, ये यूं, एक यूं, ये इसके साथ सीधा कनेक्टेड, ठीक है। और इधर से एक यूं, एक यूं, और ये इस तरह से। क्या आपको समझ में आ रहा है? सबकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। कितनी है बेटा, 1 ओम है। बहुत आसान है, ये एक, ये एक, एक 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 एक, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। अब आप बताओ, ये दोनों सीरीज में 1 और 1 2, यहाँ से भी ये सीरीज में 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब ये देखो, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, इस तरह से, और नीचे भी सीरीज में, हाँ क्या ना। तो इसी चीज़ को ये हटा देंगे, ये आपके नहीं आएगा, ये जो कनेक्शन है ये नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको अपन मैं हटा देता हूँ, ये कनेक्शन है वो नहीं होगा। तो इसको अपन कैसे हटाते हैं, एक मिनट देखिएगा, है हाँ ठीक है। ये कुछ यही होता था, इससे कनेक्ट कर दिया, बस इस तरह से था। तो आप देखो ये 1 और 1, इसको अपन क्यों ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, सीधा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इसको देखो आप, ये 1 और ये 2 है, ठीक। ये वापस इससे 1, नीचे वाला ये 2 बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। और ये ले लिया हमने, और नीचे वाला भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये 2, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1। अब आप देखो ये 2 और 2 वापस आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप करोगे ना बेटा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो आप पैरेलल करोगे, आपको मालूम है, तो आपको क्या आ जाएगा, आधा मिल जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको रेजिस्टेंस ये क्या मिलेंगे, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। 3 कैसे, अब इन दोनों का आपको इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 1, 1 और 1, ये 1, ये 1 और ये 1, तीनों सीरीज में है तो 3 मिल गया। अब देखो ये 2 और 2 वापस पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप सीधी सी बात है 1 बन जाएगा। मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, 2 2 का करोगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 3 आएगा। पैरेलल का आपको नेट का फॉर्मूला क्या होता है,
R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 1 इंटू 3 करो बेटा, 3 आ गया और ये ले लिया, तो 3/4, 3/4 ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर ब्रांच है उसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 0 होगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल होगा, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। जब किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती ही नहीं है तो रेजिस्टेंस उस सर्किट में कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, तो वो हो या ना हो उसके बराबर होता है। ठीक है ना बेटा, तो हो गया क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, हाँ ये क्वेश्चन मैंने हमारी जो क्लास है उसमें भी कराया है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में भी आ रखा है, रिपीटिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखें क्या दे रखा है, 2 प्लेट दे रखी है, मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक यूँ है और दूसरी यूँ है। यहाँ पे आपको दे रखा है इसका एरिया a/2 है, इसका एरिया a/2 है, ये यहाँ पे डायलेक्ट्रिक K1 है, इसमें K2 है, इसमें K3 है। आपसे पूछा गया है कि इसका जो टोटल जो होगा, हम बात कर रहे हैं इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होगा। तो मेरी बात सुनिएगा, जब यहाँ से दोगे ये दोनों आपस में यहाँ चार्ज बट रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कौन से हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों आपस में कौन सा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्ज करंट आए, चार्ज बढ़ गई, और ये इसके साथ में कौन से में है, ये सीरीज में, ये सीरीज में है। तो पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, पैरेलल में है, अपन जानते हैं सी जो होगा, सी नेट किसका बेटा, जो पैरेलल की बात करें यहाँ से, सी पैरेलल की बात करें मैं यहाँ पे, तो ये इसका मैंने C1 है और ये इसका भी C2 लिख दिया अपने, दोनों का अलग है। अपन जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C = ε0 A/d, और जो भी इसका डायलेक्ट्रिक है वो लगाएंगे। तो C1 की बात करेंगे, ε0 एरिया कितना है, हाफ दे रखा है, डिस्टेंस कितनी है, हाफ है, और वो अपनी बात करते हैं इसका कितना है, K1 है। इसकी भी बात करते हैं, ε0 A है, एरिया ये K2 दे रखा है, एरिया हाफ दे रखा था, ये d/2 है। तो आप देखोगे 2 से 2 कट रहा है, इसका भी कट रहा है, तो ये हमारे को मिल रहा है ε0 A K1/d, ε0 A K2/d। अब इन दोनों में ε0 A अपने कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, K1 + K2 मिल गया। तो ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का हमारे को मिला है, तो इसको अपने मैंने लिख दिया है C पैरेलल, 11 नहीं है, ये पैरेलल लाइन है। अब ये इसके साथ सीरीज में है, ये इसके साथ क्या है बेटा, सीरीज में। तो इसको अपन देखो कैसे करते हैं, ये इसके साथ सीरीज में है नाउ, ठीक है ना। तो C नेट जो होगा, जब आपको 2 अलग अलग मिलता है, जब पैरेलल की बात करते थे यहाँ से ना, तो 1/C नेट अपन ऐसे लिख दें, जब पैरेलल आपके सीरीज में हो तो क्या आता है, C पैरेलल, और ये जो सीधा तीसरा है C थर्ड, ये लिखूंगा मैं, है ना बेटा। तो C0 की बात करते हैं, जो फॉर्मूला होता है ये होता है ε0 A, पूरा एरिया डे ले लिया A, और यहाँ क्या आ जाएगा K जो नेट है टोटल, और यहाँ क्या आ जाएगा आपको D। ठीक, C पैरेलल की वैल्यू कितनी आई है, ε0 A D, यहाँ आ जाएगा K1 + K2। हम C3 की बात कर रहे हैं बेटा, तो C3 की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो एरिया तो वही लग रहा है, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें है K3, डिस्टेंस इसका आधा है कि नहीं, तो d/2 ऊपर आ जाएगा। अब आप देख लो बेटा, ये चीज़ कट रही, तो हमारे को क्या मिल रहा है, 1/K = 1/K1 + K2 + 2 K3। तो ये जो हमारे को मिला टोटल रिलेशन मिला, और ऑप्शन में ये हमारे को कौन सा सही मिल रहा है, बी वाला मिल रहा है। हमारे को कौन सा सही मिल रहा है बेटा, देखो आप ध्यान से, बी वाला मिल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा क्या होगा बेटा, सही होगा, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है केवल थ्योरी आए, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल के चक्कर में हम डर जाएं, हमको थ्योरी तो करनी ही करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो हमने जो करा है, मतलब सारे कवर अप कर लिए, उससे बाहर नहीं आने वाले। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आप कर लोगे बेटा ना। बाकी हमने सारा कवर अप किया है, तो आपसे हो ही जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा इसमें फॉरवर्ड बायस, तो आपने नोटिस किया किसके क्वेश्चन आए थे, सेमीकंडक्टर का था, आपके 12th क्लास में ऑप्टिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन थे, इनके वैरायटी रख रहे हैं, और आपका ये भी क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर का ही है। फॉरवर्ड बायस का मैंने आपको बता रखा है कि P पे हाई वोल्टेज होना चाहिए और N पे आपका लो वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 वोल्टेज हाई है और ये लो है, तो ये ही फॉरवर्ड बायस है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। देख लो आप,
ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए आज पूरे। तो ये 2016 में ये सारे क्वेश्चन आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और आप मेहनत करते रहिए, हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, हार नहीं माने, बस चक दे फटे, है ना। थैंक यू सो मच बेटा।